चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आप लोग के लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग पिछले क्लास का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और एक महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स के अपने हाथों में ले लेता है। कहने का मतलब कि इसके बाद कोई साइंटिस्ट का नियम नहीं आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एच डब्ल्यू पर ध्यान देंगे। हम लोग का एच डब्ल्यू क्या था? वेक्टर E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इंटू 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था। और एरिया वेक्टर जो है i कैप माइनस 2j कैप इंटू 10 के पावर 2 मीटर स्क्वायर। चलिए, आप लोग बना लिए होंगे, हमें पूरी विश्वास है। लेकिन हम देखिए, मिला लीजिए आप लोग। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी एस। तो यहाँ ई डी एस कॉस थीटा होता है। देखिए, ई डी एस कॉस थीटा होता है, लेकिन ये कब लगाना है? जब ई यदि न्यूमेरिकली वैल्यू कुछ दिया रहे, वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा तब। यदि वेक्टर फॉर्म में रहता है तो हम लोग वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो अब फाई इज इक्वल टू ई के जगह 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और डॉट, यहां डॉट है तो डॉट दे दिए। यहां क्या आएगा? i कैप माइनस 2j कैप, यहां इतना आएगा। अब देखो बच्चे, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि इधर से इधर, यानी कि i वाला को केवल i के साथ प्रोडक्ट करते हैं और j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। चलिए, तो इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए, i डॉट i 1 होता है, i डॉट i क्या होता है? 1। उसी तरह से यहां देखेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6 आएगा, और प्लस या फिर माइनस लिखेंगे जो 0 हो जाएगा, क्योंकि k इसमें है, k इसमें नहीं है। यानी कि फाई का जो वैल्यू आएगा, बोलो, -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आंसर है। अब आप लोग इसको उतार लेंगे। चलिए देखिए बच्चे, हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लिए, लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था गॉस। इन्होंने एक थ्योरम दिया, परमे दिया, और बोला कि इसकी सहायता से हम किसी भी चार्ज के कारण या किसी प्लेट का या फिर किसी भी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब वैसे यदि केवल कहेगा कि गॉस परमे को लिखो या फिर लिखें तथा इसे सत्यापित करें, तो ये 2 नंबर में देता है, और 5 नंबर में देगा तो एक आध गो एप्लीकेशन जोड़ देता है, जो लास्ट में हम करवाएंगे। अभी केवल पूरी ध्यान आप बोर्ड पर दीजिए, एकदम सिंसियर होके सुनिए, इधर उधर नहीं, अभी गंभीर हो जाइए। जैसे ये पूरा याद हो जाएगा, आप प्रूफ आराम से कर दीजिएगा। देखिए, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस के प्रमेय क्या है? गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के 1/ε0 गुना होता है। फिर से क्या लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के
1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। चलिए मैं एक बार लिख दिया जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। एकदम हमारे साथ सोचिए या फिर बोलने की कोशिश करिए। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के 1/ε0 गुना होता है। ये जो है गॉस के प्रमेय कहता है। एकदम आप ध्यान रखेंगे कि यदि विद्युतीय फ्लक्स निकालना है तो अंदर उपस्थित होना चाहिए, यानी कि गॉस प्रमेय केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। चलिए ये तो आपको प्रमेय हो गया, लेकिन कैसे हम अप्लाई करते हैं ये बात हम लोग समझते हैं। पहले कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास Q चार्ज है, हमारे पास कौन चार्ज है? Q। कहता है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के 1/ε0 गुना होता है। तो अब बताइए 1/ε0 गुना होना है और अंदर होना चाहिए, तो गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके चारों तरफ कैसा पृष्ठ की कल्पना करते हैं? काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे ये चार्ज Q है जो अंदर उपस्थित है, जो कहाँ उपस्थित है? अंदर उपस्थित है, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक यानी कि रेडियस R है। हम लोग एरिया वेक्टर निकालेंगे तो ये स्फीयर टाइप पर है। जैसे चार्ज यहाँ है तो ये सभी और फ्लक्स जनरेट करेगा, यानी ये एरिया वेक्टर ds है। और आप जानते हैं कि चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होता है, इसीलिए वेक्टर E इधर भी, इधर ही, और ds इधर ही आएगा। चलिए देखिए, यानी कि गॉस लॉ कहता है कि phi इज इक्वल टू Q/ε0, phi इज इक्वल टू Q/ε0। यही हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग प्रमेय तो लिख लिए कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर उपस्थित अंदर विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस थ्योरम कहता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सत्यापित करने के लिए क्या लिखेंगे? सत्यापन या प्रूफ लिख लेंगे। पहले प्रूफ लिखेंगे, सत्यापन। प्रूफ कैसे प्रूफ करते हैं? प्रूफ लिखने के बाद ये आप फिगर बना दीजिए, ये फिगर बनाइए, और ये R जो है रेडियस है, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इसके आगे सत्यापन लिखने के बाद हम लोग माना कि लिखते हैं कि माना कि कोई चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पर एक R रेडियस के, R त्रिज्या के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। R त्रिज्या के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और एरिया वेक्टर तथा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। चलिए तो इसको सत्यापन करने के लिए क्या चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। मैं बताया हूं phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या है? एरिया वेक्टर, और थीटा क्या है? एंगल है किसके किसके बीच? E और ds के बीच। एकदम गंभीर हो जाइए तब पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री लिखे? 0 डिग्री लिखे। थीटा के जगह 0 डिग्री, क्योंकि E और ds के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। अब phi इज इक्वल टू क्या आएगा? E ds। इसको हम लोग समझने के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के वैल्यू को रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां लिखेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका इंग्लिश होगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या होता है R²। बिल्कुल सही, Q कैपिटल R है तो यहाँ कैपिटल R देंगे, कैपिटल R²। E तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है ds। तो यहाँ लिखेंगे कि किसी गोले का क्षेत्रफल ds इज इक्वल टू 4πr²। आप लोग जानते हैं कि किसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। चलिए इसको हम इधर मिटा देते हैं। अब देखिए यहां इक्वेशन फर्स्ट है तो लिखेंगे कि E और ds का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहां लिखेंगे कि E तथा ds का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, E तथा ds का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बोलो फाई इज इक्वल टू E के जगह कितना वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q बाई R² इंटू ds के जगह 4πr²। अब देखो 4π से 4π कैंसिल, R² से R² कैंसिल। अब हमारे पास जो आंसर आया वो है फाई इज इक्वल टू Q बाई ε0। फाई इज इक्वल टू Q बाई ε0, यही वैल्यू आया, फाई इज इक्वल टू Q बाई ε0, यही प्रूफ हुआ। क्या बहुत भारी लगा? चलिए अब आप लोग क्या करिएगा कि जहां जो बातें समझ में नहीं आए, वैसे हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको हर एक बात समझ में आए और इतना इजी मेथड से बता रहे हैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। फिजिक्स यही कहता है कि समझने की शैली डालो अपने आप में, और नहीं तो पूरा रटोगे तो रटुआ हो जाओगे। इसीलिए क्या करिए कि सही से समझ के आप क्या करिए, वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, यही प्रूफ है। थोड़ा बहुत परेशानी होती है, बच्चे लोग यूट्यूब में जब पढ़ते हो या फिर कोई टीचर भी पढ़ाते हैं तो आगे आगे परेशानी होती है, और आप यदि पढ़ रहे हो तो वहां तो कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप खुद से पहले पेन और जो है कॉपी लेके आराम से बैठिए, जो हेडिंग दिया रहा है उसको दे लीजिए और पहले सुन लीजिए एक मतलब है, फिर आराम से रोक रोक कर लिखना शुरू करिए, और इसके बाद क्या करिए अपने से प्रूफ करने की चेष्टा करिए। देखिएगा कि आपको कहां तक आप पहुंच रहे हैं और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने आप आदत हो जाए पढ़ने के, समझने के, बोलने के, ये सब आपको अपने आप जनरेट हो जाए। इसीलिए आज का क्लास इतना ही, अब अगले दिन मिलेंगे।